सुप्रिया आजकल बहुत खुश रहती है। एक अलग ही चमक उसके चेहरे पर छाई रहती है। जब देखो तब हंसती मुस्कुराती रहती है। अब तो बस जवाब भी किसी बात का देती है तो सिर्फ मुस्कुरा कर। यह वही सुप्रिया है जो हर छोटी सी छोटी बात का बतंगड़ बनाकर लड़ती रहती थी परिवार वालों से, खासकर अपनी भाभी से। आप तो जब देखो तब वह मोबाइल में गुम रहती है, या तो कभी चैटिंग कर रही होती है या फिर होने वाले पति अनुराग से बात करती हैं। खुशी से सुप्रिया के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, इधर उधर चहक रही थी, झूम झूम कर सहेलियों से बातें कर रही थी। दरअसल अनुराग से उसकी मंगनी जो होने वाली थी। समारोह शहर के नामी होटल में था। रात के 9 बज गए थे। उसके सारे मेहमान आ चुके थे, सहेलियां भी आ चुकी थीं, पर अनुराग और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए थे। देर होते देख उसके पापा घबरा गए। सुप्रिया को अनुराग से पूछने के लिए कहा तो उसने झट से फ़ोन लगाया। अनुराग ने बताया कि ट्रैफिक में फंस गया है, 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा। तब सुप्रिया ने राहत की सांस ली। न जाने क्यों अनुराग के आने में देर होते देख लगने लगा था कहीं उसे कोई नई जानकारी तो नहीं मिल गई, पर ऐसी बात नहीं थी। वह आ रहा था। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। हेलो, कहा तो प्रतीक की आवाज़ आई। 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ हूँ। पता किया तो मालूम हुआ कि आज तुम्हारी मंगनी है। उधर सहेलियाँ उसे ढूंढ रही थी। एक ने पूछ लिया, कहाँ चली गई थी? पापा तुम्हारे पूछ रहे थे। स्थिति संभालते हुए उसने बाथरूम जाने का बहाना बना दिया। पापा को भी बता दिया। फिर राहत की सांस लेते हुए सोफे पर वह बैठ गई। उसे विश्वास था कि प्रतीक अब कभी परेशान नहीं करेगा और अनुराग के साथ जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। प्रतीक से सुप्रिया की पहली मुलाकात कॉलेज में उस समय हुई थी जब वह बीटेक कर रही थी। प्रतीक भी उसी कॉलेज से बीटेक कर रहा था। उसकी पर्सनालिटी पर मुग्ध हुए बिना ना रह सकी थी वह। लंबे चौड़े कद काठी का, गोरा, स्मार्ट और हैंडसम था प्रतीक। मन ही मन उसने ठान लिया कि एक ना एक दिन उसे पा कर रहेगी, चाहे कॉलेज की कितनी भी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हों। दरअसल उसे पता चला था कि कई लड़कियां उस पर अपनी जान न्यौछावर करना चाहती हैं, पर उसने किसी का भी प्रेम निवेदन अब तक स्वीकार नहीं किया था। प्यार के चक्कर में वह अपनी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता था। शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी था, आगे भी रहना चाहता था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण पढ़ाई लिखाई संबंधी बात उससे सुप्रिया कर ही लेती थी। कई बार कैंटीन में उसके साथ चाय भी पी चुकी थी। एक दिन कैंटीन में प्रतीक के साथ चाय पीती हुई बोली, इन दिनों बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करोगी? बहुत आभारी रहूँगी। परेशानी क्या है? प्रतीक ने पूछा, कहते हुए शर्म आ रही है, पर समाधान तुम्हें करना है, इसीलिए परेशानी तो बतानी पड़ेगी। बात यह है कि 4-5 दिनों से रातों में तुम मेरे सपनों में आते हो और सारी रात जगाते रहते हो। दिन में भी मेरे दिल दिमाग में तुम ही रहते हो। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। सच कहती हूँ प्रतीक, तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे तो जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। प्रतीक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सोचा, फिर कहा, यह तो पता नहीं कि तुम मुझे कितना चाहती हो, पर यह सच है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा प्यार पाना चाहता था, मगर डर से कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ कि हमारा मिलन संभव है या नहीं। तुम अमीर घराने की हो, तुम्हारे पापा अवकाश प्राप्त जज हैं, भाई पुलिस में उच्च ऑफिसर है, धन दौलत की कमी नहीं है। मैं गरीब परिवार से हूँ, पापा मामूली शिक्षक हैं, उन पर 2 जवान बेटी की शादी का बोझ भी है। पुश्तैनी मकान के सिवा हमारे पास संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह भी सच है कि तुम अप्सरा से भी अधिक सुंदर हो। कोई भी अमीर युवक तुमसे शादी कर अपने आप को धन्य महसूस करेगा। ऐसे में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में क्यों देंगे? तब सुप्रिया तुरंत बोली, इतनी सी बात के लिए डर रहे हो?
मुझ पर भरोसा रखो, हर हाल में हमारा मिलन होगा। हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम सिर्फ मेरा प्यार स्वीकार करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सुप्रिया ने तरह तरह से समझाया तो प्रतीक ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्हें जब भी मौका मिलता, कभी पार्क में, कभी मॉल में, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर घंटों प्यार मोहब्बत की बातें करते। सारा खर्च सुप्रिया ही करती थी। प्रतीक खर्च करता भी तो कहाँ से? उसे सिर्फ 50 प्रतिदिन पॉकेट मनी मिलता था। उसी में घर से कॉलेज आने जाने का किराया भी शामिल था। 2 महीने में ही दोनों का प्यार इतना अधिक गहरा हो गया कि एक दूसरे में समा जाने के लिए व्याकुल हो गए। अंततः एक दिन सुप्रिया प्रतीक को अपनी एक दोस्त की फ्लैट पर ले गई। सुप्रिया का संपूर्ण प्यार पाकर प्रतीक उसका दीवाना हो गया। दिन रात लट्टू की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई से मन फिर गया और सुप्रिया के साथ सहेली की फ्लैट पर जाना अच्छा लगने लगा। सहेली की मम्मी पापा दिन में ऑफिस में रहते थे, इसीलिए उन्हें परेशानी नहीं होती थी। सहेली तो राजदार ही थी। इस तरह दोनों का साथ 1 वर्ष तक रहा। उसके बाद अचानक सुप्रिया को लगा कि प्रतीक के साथ अधिक दिनों तक रिश्ता बनाए रखने में खतरा ही खतरा है, क्योंकि वह उससे शादी की उम्मीद में था। उसने प्रतीक से मिलना जुलना अब बंद कर दिया और कॉलेज के ही एक लड़के से तन मन का रिश्ता जोड़ लिया। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। सच्चाई का पता चलते ही प्रतीक परेशान हो गया। वह हर हाल में सुप्रिया से शादी करना चाहता था। सुप्रिया ने उसे बात करने का मौका नहीं दिया तो उसने कॉलेज में उसे बुरी तरह बदनाम कर दिया। मजबूर होकर सुप्रिया को उससे मिलना ही पड़ा। पार्क में प्रतीक से मिलते ही सुप्रिया गुस्से से उफन पड़ी। मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? अपना वादा भूल गई। कहा था ना कि हमारा मिलन होकर रहेगा, तभी तो तुम्हारी तरफ अपना कदम बढ़ाया था। प्रतीक ने उसका वादा याद दिलाया। मैंने मिलन की बात की थी, शादी की नहीं। मेरी नज़र में तन का मिलन ही असल मिलन होता है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपकर अपना वादा पूरा किया था, फिर शादी के लिए पीछे क्यों पड़ रहे हो? देखो प्रतीक, मेरा मानना है कि तन का संबंध किसी से भी बनाया जा सकता है, पर शादी अपने से बराबर वालों से ही करनी चाहिए। तुम निहायत गरीब हो, इसीलिए तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। तुम अच्छे लगे थे, इसीलिए संबंध बनाया था। अब हम दोनों को अपने अपने रास्ते पर ही चलना चाहिए। ऐसी बात नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले पुरुष हो तुम। तुमसे पहले 5-6 लड़कों से संबंध बना चुकी हूँ। किसी ने भी शादी के लिए दबाव नहीं डाला था। तुम भी दबाव मत डालो। यदि आज के बाद भी कभी परेशान करोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। बदनामी से बचने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुप्रिया का लाइफस्टाइल जानकर प्रतीक को इतना गुस्सा आया। बड़ी मुश्किल से गुस्से को काबू में किया और उसे तरह तरह से समझाया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब वह सुप्रिया को यह धमकी देकर चला गया कि उससे विवाह करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेगा। सुप्रिया घबरा गई। बदनाम नहीं होना चाहती थी, अतः भाई की मदद ली। उसका भाई पुलिस में उच्च पद पर ही था, उसे मानता भी था। नमक मिर्च लगाकर उसने प्रतीक को खलनायक बनाया और भाई से गुजारिश किया कि किसी भी मामले में फंसाकर उसे जेल भेज दें, नहीं तो उसकी ज़िंदगी वह बर्बाद कर देगा। प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कॉलेज की लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अदालत में सारे झूठे गवाह पेश कर दिए गए। कहीं से लड़की का भी जुगाड़ हो गया। अदालत में उसका बयान हुआ तो 2-3 तारीख पर ही प्रतीक को 3 वर्ष की सजा हो गई। प्रतीक तो हकीकत जानता ही था, पर कर ही क्या सकता था। लंबी लड़ाई के लिए वह रुपए कहाँ से लाता? चुपचाप सजा काटना मुनासिब समझा। सुप्रिया ने राहत की सांस तो ली ही, साथ ही अपना लाइफस्टाइल भी बदलने का फैसला किया। यह सोचकर डर गई थी कि प्रतीक जैसा कोई और उसकी ज़िंदगी में आ गया तो समाज में उसकी इज्जत नहीं रहेगी।
उसके चरित्र की बात पापा तक पहुंच जाएगी तो उनकी नज़र में वह बुरी तरह गिर जाएगी। पापा उसे इतना चाहते थे कि हर तरह की छूट दे रखी थी। उसके कहीं आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था यदि उसे किसी लड़के से प्यार हो गया तो उसी से शादी कर देंगे, बशर्ते लड़का अमीर परिवार से हो। मम्मी थी नहीं, 7 साल पहले ही गुजर गई थी। भाभी अपने अपने में मस्त रहती थी, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका एक ही बेटा था जो 10 वर्ष का था। उसे बोर्डिंग स्कूल में डालकर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई थी। वह कॉलेज में अध्यापिका थी। सुप्रिया जब 12वीं में पढ़ती थी तो एक लड़की के प्रेम में आकर अपना सर्वस्व सौंप दिया था। नायाब सुख से परिचित हुई तो उसे ही सच्चा सुख मान लिया। फिर बेखौफ होकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ती गई। नए नए साथी बनते गए और छूटते गए। किसी एक की होकर रहना ही नहीं चाहती थी वह। किसी कभी एक लड़के ने बिताउम्र उसके साथ रहने की ख्वाहिश नहीं की थी। पहली बार प्रतीक ने ही शादी की बात की थी और उसे खूब बदनाम भी किया था। ऐसे में परेशान होना लाजमी था। वह बदनामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए जल्द ही प्रतीक को अपनी ज़िंदगी से किनारा किया और जल्द ही नितिन के साथ परिणय सूत्र में बंधने का फैसला किया। प्रतीक के जेल जाने के 6 महीने बाद बीटेक कर लिया तो नितिन को अपने दिल की बात कही। चोरी चोरी प्यार मोहब्बत का खेल बहुत हो गया, अब शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नितिन सुप्रिया के फील्ड का ही खिलाड़ी था। फलस्वरूप शादी से मना कर दिया और रिश्ता भी तोड़ लिया। सुप्रिया को अपना रूप यौवन पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी युवक उसे शादी करने से मना नहीं कर सकता है। नितिन ने मना कर दिया तो आहत हो गई और शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। पापा से नौकरी की इजाज़त मिल गई तो जल्द ही जॉब ढूंढ लिया। जॉब करते हुए 2 महीना बीता था कि पार्टी में अभय से परिचय हुआ। पेशे से वकील था, काफ़ी संपत्ति थी। शादी के ख्याल से ही उससे दोस्ती की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 वर्ष बाद ही उसने शादी से मना कर दिया। सुप्रिया ने दबाव बनाया तो अभय ने झटपट में दूसरी लड़की से शादी कर ली। लड़की अभय के मोहल्ले में ही रहती थी। दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। अभय ने सुप्रिया से शादी का कभी सोचा ही नहीं था। वह तो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे मन बहला लिया था। अभय से धोखा मिलने पर पहले तो वह तिल मिलाई, उसे क्षति पहुंचाने को सोचा। फिर पुरानी सारी बातों को भूलकर निश्चय किया कि किसी भी हाल में किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी। घर वालों को वह शादी की रजामंदी दे दी तो उसके लिए वर की तलाश शुरू हो गई। 4 महीने बाद अनुराग मिला। वह बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था। पुश्तैनी संपत्ति भी थी। उसके पापा रेलवे से कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे। मम्मी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। वह हर तरह से सुप्रिया के काबिल था। उसने सुप्रिया को पसंद भी कर लिया था, पर दिक्कत यह थी कि छोटी बहन की शादी करने के बाद ही मंगनी या शादी करना चाहता था। बहन की शादी 6 महीने बाद होने वाली थी। चूँकि अनुराग हर तरह से सुप्रिया के योग्य था, इसलिए उसके परिजन 6 माह रुकने के लिए राजी हो गए। अनुराग से शादी होना तय हो गया तो सुप्रिया उससे बराबर मिलने लगी। उसने फैसला किया था कि शादी से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी, पर अपने फैसले पर टिक नहीं सकी। अब अनुराग के बहन की शादी हो गई तो सुप्रिया के घर वालों ने मंगनी के लिए अनुराग से कहा, पर उसने बहाना बनाकर 2 महीने के लिए टाल दिया। 2 महीने बाद भी मंगनी से कतराने लगा तो सुप्रिया ने पूछा, सच बताओ, मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? नहीं, अनुराग ने कह दिया। क्यों? सुप्रिया ने पूछा। वह गुस्से में थी। कुछ सोचते हुए अनुराग ने कहा, पता चला है कि मुझसे पहले भी तुम्हारे कई मर्दों से संबंध रहे हैं। पहले तो सुप्रिया सख्ते में आ गई, मगर तुरंत अपने आप को संभाल लिया और कहा, लगता है कि मेरी किसी दुश्मन ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। तुम्हारी कसम, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे अलावा आज तक किसी से भी संबंध नहीं रहे हैं। अनुराग ने सोचने के लिए सुप्रिया से कुछ दिन का समय मांगा, पर उसने समय नहीं दिया। उस पर दबाव बनाने के लिए अपने घर वालों को बताया कि
अनुराग ने बहला फुसलाकर उससे संबंध बना लिया है और उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर शादी से मना कर रहा है। पापा और भाई गुस्से में अनुराग के घर गए। उसके माता पिता के सामने ही उसे खूब लताड़ा और सुप्रिया की बेहयाई का सबूत मांगा। अनुराग के पास कोई सबूत नहीं था, अतः मजबूर होकर सुप्रिया से मंगनी करने के लिए राजी हो गया। एक सहेली ने सुप्रिया की तंद्रा भंग की तो वह वर्तमान में लौट आई। सहेली कह रही थी, देखो अनुराग आ गया है। सुप्रिया ने खुशी से दरवाजे की तरफ देखा, पर यह क्या, अनुराग अकेला था। उसके घर वाले साथ नहीं थे, पर उसके साथ एक ऐसा शख्स था जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। शख्स उसका परिचित था, पेशे से डॉक्टर था, नाम हिमांशु था। अनुराग को अकेला देख भाई और पापा भी चौंक गए। उसका स्वागत करने के बाद भाई ने पूछा, तुम्हारे घर वाले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वह बाद में आएंगे क्या? कोई नहीं आएगा, अनुराग ने कहा। क्यों नहीं आएंगे? बात यह है कि मैं सुप्रिया से शादी नहीं करना चाहता। उससे अकेले में कुछ बात करूँगा तो वह सब कुछ समझ जाएगी, खुद मुझसे शादी करने से मना कर देगी। भाई और पापा के साथ साथ सुप्रिया भी सख्ती में आ गई। उसकी भाभी उसके पास ही थी, उसकी बोलती भी बंद हो गई थी। सुप्रिया से अकेले में बात करने की इजाज़त अनुराग को पापा ने नहीं दी और कहा, जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहो। आखिरकार मजबूर होकर अनुराग ने लोगों के सामने ही कहा, सुप्रिया अच्छी लड़की नहीं है, अब तक कई लड़कों से संबंध बना चुकी है, 2 बार एबॉर्शन भी करवा चुकी है, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। भाई को गुस्सा आ गया। अनुराग को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाने की आज तक कभी किसी ने हिम्मत नहीं की। यदि तुम प्रमाण नहीं दोगे तो जेल की हवा खिलवा दूंगा। भाई साहब, अब गुस्सा मत कीजिए, सबूत देता हूँ। जब मेरे शुभचिंतकों ने बताया कि सुप्रिया का चरित्र ठीक नहीं है, तभी से सच्चाई को पता लगाने में जुट गया था। अंततः उसका सच जान भी लिया। अनुराग ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरे साथ जो शख्स है ना, उनका नाम डॉक्टर हिमांशु है। सुप्रिया ने 2 बार उनके क्लिनिक में एबॉर्शन करवाया था। आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु ने अनुराग की बात की पुष्टि करते हुए कागजात भाई और पापा को दिए। कागजात में सुप्रिया ने एबॉर्शन के समय दस्तखत किए थे। सुप्रिया का पोल खुल गया तो चेहरा निष्प्राण सा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। भाई और पापा का सिर शर्म से झुक गया। कई लोग सुप्रिया पर थू थू करने लगे थे। सहेलियां भी हिकारत की नज़र से देखने लगी थीं। अचानक सुप्रिया अनुराग के पास गई और बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दूंगी। तुम नहीं जानते कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारी लाइफस्टाइल के कारण ही हो रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगी अपमानित होती रहोगी। पल भर चुप रहने के बाद अनुराग ने फिर से कहा, आज की तारीख में इतना बदनाम हो चुकी हो कि तुमसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। पर एक ऐसा शख्स है जो बहुत प्यार करता है तुम्हें, तुम कहोगी तो खुशी खुशी शादी कर लेगा। कौन? सुप्रिया ने पूछा। प्रतीक, अनुराग ने कहा। गेट पर उससे मिलकर आने के बाद तुम उसे भूल गई, पर वह तुम्हें नहीं भूला है। होटल के गेट पर अब तक इस आशा से खड़ा है कि शायद तुम मुझसे शादी करने का अपना फैसला बदल लो और उसे स्वीकार कर लो। कहो तो बुला दूं। तुम उसे कैसे जानते हो? सुप्रिया ने आश्चर्य से पूछा। अनुराग ने बता दिया कि वह प्रतीक को कब और कहाँ मिला था। कार पार्किंग कर अनुराग डॉक्टर हिमांशु के साथ होटल में आ रहा था तो गेट पर प्रतीक मिल गया था। न जाने वह उसे कैसे जानता था। उसने पहले अपना परिचय दिया, फिर सुप्रिया और अपनी प्रेम कहानी बताई। उसके बाद कहा, तुम्हें सुप्रिया की सच्चाई भविष्य में उससे सावधान रहने के लिए बताया है। यदि उससे सावधान नहीं रहोगी तो विवाह के बाद भी तुम्हें धोखा दे सकती है। धोखा देना उसके खून में शामिल हो चुका है। अनुराग ने प्रतीक को अंदर चलने के लिए कहा तो उसने जाने से मना कर दिया। कहा, मैं यहीं पर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा।
बताना कि तुमसे मंगनी कर वह खुश है या नहीं। कुछ सोचकर अनुराग ने उससे पूछा। मान लो सुप्रिया तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो क्या करोगे? जो हो नहीं सकता उस पर बात करने से क्या फ़ायदा? जानता हूँ कि वह कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी, प्रतीक ने मायूसी से कहा। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखा तो पाया कि सुप्रिया के प्रति उसकी आंखों में प्यार ही प्यार है। फिर तो चाह कर भी उसे कुछ नहीं कहा और डॉक्टर हिमांशु के साथ होटल में चला गया। अनुराग ने सुप्रिया को सच्चाई से दो चार किया तो उसे भविष्य अंधकारमय लगा। प्रतीक के सिवा उसे कोई नज़र नहीं आया तो उससे बात करने के लिए व्याकुल हो गई। उसका फ़ोन नंबर उसके पास ही था। झट से फ़ोन लगा दिया। प्रतीक ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ होटल में आ जाओ। कुछ देर बाद ही प्रतीक आ गया तो सुप्रिया ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रतीक, तुम्हारा प्यार समझ नहीं पाई थी, अब समझ गई हूँ। इसीलिए अनुराग से नहीं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी मंगनी कर लो, बाद में जब कहोगी शादी कर लूँगी। मेरे घर वालों की चिंता मत करो, सबको मना लूँगी। कुछ कुछ सोचने के बाद प्रतीक ने कहा, यह सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम आज भी मुझसे बेवफाई ही कर रही हो, सच नहीं बता रही हो। सच यह नहीं है कि मेरा प्यार तुम समझ गई हो, इसीलिए मुझसे शादी करना चाहती हो। सच यह है कि आज की तारीख में तुम इतना बदनाम हो चुकी हो कि कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। अनुराग ने भी शादी से मना कर दिया है, इसीलिए अब तुम मुझसे शादी कर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। तुमसे शादी करूँगा तो प्यार की नहीं, समझौते की शादी होगी, जो अधिक दिनों तक नहीं टिकेगी। अतः मुझे माफ़ कर दो और किसी और को बलि का बकरा अपना लो। मैं भी तुम्हें सदैव के लिए भूलकर किसी और से शादी कर लूँगा। प्रतीक रुका नहीं। सुप्रिया की पकड़ से हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह रो कर रह गई। किस अधिकार से रोकती? कुछ देर बाद अनुराग और डॉक्टर हिमांशु चले गए। सुप्रिया के घर वाले भी चले गए। सहेलियाँ चली गई। महफिल खाली हो गई, पर सुप्रिया डबडबाई आंखों से बूंद बनी रही। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।